गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रतन सर काबिल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है समास। और समास क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी बच्चे इसका गलती करते हैं क्योंकि उसके बारे में सही से अध्ययन नहीं करते हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप शिक्षा से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो टीचिंग से रिलेटेड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है और हिंदी है तो उसमें आपका समास से रिलेटेड प्रश्न रहता है। सीटेट में तो बहुत ही कॉमन है। यदि पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी के लिए भी है, वहाँ भी हिंदी है, उसमें भी आपका बहुत ही रहता है। और कोई स्टेट का एग्ज़ाम है वहाँ भी बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही आसान है, बस समझने के लिए समझ लेंगे तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो देखते हैं आज, और आज के सेशन के बाद देखिए आप समास एकदम समझ जाएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो आप आसानी से कर पाएंगे। तो समास के ऊपर हम लोग देखते हैं। तो पहला है जो समास है क्या, इसके बारे में हालांकि आपका डिफिनीशन तो पूछता नहीं है, फिर भी ये जानना है कि समास कहते हैं किससे, इससे रिलेटेड आपका प्रश्न रहता है। तो दो या दो से अधिक जो सार्थक यानी दिया गया यहाँ पे जो अधिक है सार्थक और परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यानी जो सार्थक शब्द होगा दो या दो से अधिक भी हो सकता है आपका, और ये सार्थक में जिसका अर्थ हो परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले, दो शब्द है तो दोनों का क्या अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। ऐसे शब्दों से मिलकर एक नया शब्द जब बनता है, नए सार्थक शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो समास में दो या दो से अधिक शब्द होंगे। तो समास रचना में दो पदों का होना आवश्यक है। कम से कम दो पद होगा या उससे ज़्यादा भी रह सकता है। तो दो पद या उससे अधिक पद होगा, जिनमें पहला पद जो होता है, पहला पद और पूर्व पद, और दूसरा पद जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद और उत्तर पद, जैसे आप ले लिए समासिक एक जो पद है, एक पद लिए, जैसे हम ले लेते हैं विद्यालय, ले लेते हैं विद्यालय। इसमें क्या है, विद्या और आलय, इसको क्या कहेंगे, पूर्व पद इसको कहेंगे और उत्तर पद इसको कहेंगे। तो पूर्व पद और उत्तर पद। अब इन दोनों पदों के मेल से बना शब्द क्या होगा, समस्त पद। समस्त पद या समासिक शब्द, यानी ये मेल से जो बन गया ये विद्यालय, यही क्या हो गया, समस्त पद या समासिक शब्द या पद है। तो समासिक पदों के आपसी संबंधों को स्पष्ट करना, यानी स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे लिखा था विद्यालय, क्या है, विद्यालय, इसका अर्थ क्या हो गया, विद्या का आलय हो गया, विद्या का आलय, विद्या का आलय या विद्या का घर। आलय मीन्स घर। तो ये जो हम अलग किए हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समास विग्रह। इसी को क्या कहते हैं, स्पष्ट करने को कहते हैं समास विग्रह। यहाँ पे दो शब्द क्या है, जुड़ा हुआ है, विद्यालय में विद्या और आलय। तो इसी को जब हम अलग अलग कर दिए क्या हो गया, इसका अर्थ समझा दिए कि विद्या का आलय यानी विद्या के घर को हम लोग विद्यालय कहते हैं। तो यही हो गया आपका समास विग्रह। तो हमने क्या देखा, समास किसे कहते हैं, इसमें पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है, ये देखा हमने। इसके बाद क्या देखा, जो समस्त पद किसे कहते हैं, समस्त पद क्या होता है और क्या होता है, समास विग्रह क्या है। तो आपका ज़्यादातर आता है समास का नाम और समास विग्रह करना। नेक्स्ट है साधारणतः क्या होता है, जो परंपरागत तरीका जो है, समास के 6 प्रकार का समास, यानी 6 भेद होता है समास का। हो गया तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। और ये भी बहुत ही आसान है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसको किसको क्या कहते हैं। तो जो पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो क्या है, जिस समास में पहला पद प्रधान ना होकर दूसरा पद प्रधान होता है, यानी जो दो पद से मिलके बना, तो पहला पद प्रधान नहीं होगा, यानी बाद वाला जो पद है, यानी उत्तर पद क्या होता है, यहाँ पे मुख्य होता है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे है राजपुत्र, यदि हम लेते हैं राजपुत्र, यानी एक समास हो गया राजपुत्र। तो राजपुत्र में क्या है, ये हो जाएगा राजा का पुत्र। इसका जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा का पुत्र। इसमें क्या है, दूसरा पद क्या है, प्रधान है, पुत्र क्या है, प्रधान है, मुख्य है। इसीलिए तो तत्पुरुष समास में क्या हो जाएगा, जैसे राजपूत है तो दूसरा पद क्या होगा, प्रधान, यानी ये पूर्व पद या उत्तर पद, यानी उत्तर पद क्या होता है, प्रधान, तो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में कारकों की विभक्तियों, यानी ये विभक्ति आपको याद रखना है। कारक यानी आप पढ़ें कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो पढ़े हैं
यानी उसका जो विभक्ति चिन्ह है ये याद रखना है। इसी के आधार पर हम देखेंगे ये क्या होता है। तो ये समास में ये लोप हो जाता है तत्पुरुष समास में। जैसे आपने देखा राजपुत्र है तो क्या है, राजा का पुत्र, यानी यहाँ पे का लोप है, इसमें क्या है, का लोप, यानी का क्या है, ये विभक्ति है कारक का जो है, जैसे का आ गया ये का, यही है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या देखा, दो शब्द में जो क्या है उत्तर पद है वो क्या होता है, प्रधान होता है, और उसमें जो कारक का जो विभक्ति चिन्ह है इसका लोप हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं तत्पुरुष समास। और इसी विभक्ति चिन्ह के आधार पर हम लोग क्या कहते हैं, जैसे यहाँ दिया अकाल प्रीत है, यानी अकाल से प्रीत है, विद्यालय है, विद्या का आल है। विभक्तियों के आधार पर जो विभक्ति आपने देखा, कर्ता ने कर्म को, जो ने को, के लिए, का के, की, से है, इसके आधार पर हमने क्या किया है, इसको 6 भागों में बांटा है तत्पुरुष समास को। जैसे हो गया कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण। जैसे कारक में पढ़ते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, तो कर्ता को छोड़ के इसमें देखे हैं कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण, यानी ये तत्पुरुष के क्या है 6 भेद हैं। और ये किस तरह का समास है, वो विभक्ति चिन्ह के अनुसार ही क्या होगा, ये बहुत ही आसान है इसको भी जानना, तत्पुरुष के 6 भेदों को। जैसे पहला है कर्म तत्पुरुष, जहाँ कर्म कारक चिन्ह का क्या होता है, लोप हो जाता है, यानी ऐसे समास में जहाँ पे कर्म कारक चिन्ह, यानी जैसे है मतदाता, तो कर्म कारक में क्या होता है को, कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह है को, जैसे मतदाता, मत को देने वालों को क्या कहते हैं, मतदाता, यानी को का यहाँ पे क्या है लोप हो गया है। तो हम लोग समझेंगे ये कौन सा है, कर्म तत्पुरुष है। हालांकि सिर्फ तत्पुरुष समास ही पूछा जाता है, लेकिन उसका भेद भी जान के रखना जरूरी है कि ज़्यादा डीप में गया तो इसके भेद के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। जैसे गिरह कट, गिरह कट का जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाए गिरह को काटने वाला, तो को क्या है, यहाँ पे कर्म है, कर्म कारक चिन्ह है, तो इसी हो जाएगा ये कर्म तत्पुरुष। इसी तरह से क्या है करण तत्पुरुष, जहाँ पर करण कारक चिन्ह का लोप हो, यानी ये जो करण तत्पुरुष है जो भी तत्पुरुष में आएगा यानी उस कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसी को हम लोग नाम देते हैं। जैसे है यहाँ पे जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, से, यहाँ पे कौन सा, जन्मजात में से का क्या है लोप हो गया, यानी कैसे पता करेंगे कि किस तरह का तत्पुरुष है, इसका समास विग्रह करेंगे, उसमें देखेंगे कौन सा विभक्ति चिन्ह है और वो कारक के किससे रिलेटेड है, वही हो जाएगा इसका। जैसे करण तत्पुरुष है तो जन्म से उत्पन्न यहाँ पे था तो से, अतः हो गया ये करण तत्पुरुष। जैसे मुंह मांगा, मुंह से मांगा, यहाँ पर से है तो से है क्या, करण तत्पुरुष यानी से, करण। इसी तरह से देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ पर संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे हो गया आपका हथकड़ी, हाथ के लिए करी, यानी संप्रदान जो होता है संप्रदान कारक, उसमें विभक्ति क्या होता है के लिए, तो हथकड़ी जब हम करेंगे इसका समास विग्रह तो क्या हो जाएगा हाथ के लिए करी, इसलिए क्या हो जाएगा ये संप्रदान तत्व। जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए, यानी कौन सा विभक्ति यहाँ पर जुड़ा हुआ है के लिए, यानी सत्य के लिए आग्रह, इसीलिए हो गया ये संप्रदान तत्पुरुष। आपादान तत्पुरुष है तो जहाँ पर क्या होगा आपादान कारक चिन्ह का क्या होता है लोप हो जाता है। जैसे धनहीन, धन से हीन, धन से हीन, भयभीत, भय से भीत, से आपको पहले भी दिखाया, से यहाँ भी, यहाँ पर क्या है अलग होने का जो है ये प्रतीत हो रहा है, तो क्या हो गया धन से हीन है, और भयभीत, भय से भीत, इसीलिए क्या है आपादान तत्पुरुष। इसके बाद है संबंध तत्पुरुष, जहाँ पे संबंध कारक चिन्ह का लोप हो, संबंध कारक में है का के, की के। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, यहाँ पे का। दिनचर्या, दिन की चर्या, संबंध बता रहा है, इसीलिए यानी जो कारक है संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह है उसका यहाँ पे क्या है लोप है, इसीलिए इसका नाम रखा गया संबंध तत्पुरुष। ठीक उसी तरह से अधिकरण तत्पुरुष में जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का क्या हो जाता है लोप हो जाता है। इसका उदाहरण देखिए, जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण, यानी अधिकरण में पर जो आता है, में पर अधिकरण, तो नीति निपुण यानी में और पर। जैसे है आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, आत्मविश्वास मीन्स आत्मा पर विश्वास, पर किसका है कौन सा चिन्ह है अधिकरण का, अधिकरण कारक का चिन्ह, इसलिए हो जाएगा ये अधिकरण तत्पुरुष। इसके बाद है आत्मनिर्भर, यानी स्वयं पर निर्भर। आत्मनिर्भर किसे कहते हैं, जो स्वयं पर निर्भर हो उसे कहते हैं आत्मनिर्भर। तो हो गया पर, तो पर क्या है यहाँ पे चिन्ह है कारक का विभक्ति चिन्ह,
तो ये किसका है, अधिकरण का, इसीलिए हो जाएगा ये अधिकरण तत्पुरुष। तो बहुत ही आसान था ये, यानी तत्पुरुष समास, जिसमें हमने बताया कि इसमें क्या होता है, जो उत्तर पद यानी दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, और इसका भी 6 भाग था, यानी 6 ठो भेद था, जो भी बहुत ही आसान था, यानी जो सिर्फ आपको विभक्ति चिन्ह देखना है और उसका जो विग्रह करेंगे, समास विग्रह, उसी से पता चलेगा ये किस तरह का तत्पुरुष है। इसके बाद है दूसरा जो था समास में, वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ ही होता है युद्ध, यानी दोनों में क्या होता है, युद्ध हो रहा है कि मैं प्रधान तो मैं प्रधान, तो कौन प्रधान, इसीलिए यहाँ पे द्वंद्व हो रहा है, यानी युद्ध हो रहा है। तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। यानी मध्य में कोई भी संयोजक शब्द ना हो और दोनों ही पद प्रधान है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, यहाँ पे एक समासिक पद है माता पिता, और माता पिता में क्या है, माता भी और पिता दोनों है, माता और पिता दोनों ही शब्द क्या है, प्रधान है। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान है, दोनों ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। यानी देखेंगे दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व है। राम कृष्ण में क्या है, राम और कृष्ण, यानी दोनों ही शब्द क्या है, यहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये द्वंद्व समास। बहुत ही आसान, द्वंद्व समास में देखेंगे इस तरह का दोनों पद क्या है, प्रधान है। द्विगु समास में क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, द्विगु समास कहलाता है। यानी विशेषण में भी कौन सा हो, संख्यावाचक, यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इस तरह रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, यानी काउंटिंग रहता है, गिन सकते हैं उसको। तो उदाहरण देखिए, जैसे नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह, यानी 9 मीन्स यहाँ हो गया 9, तो ये 9 रत्नों का समूह। सप्तद्वीप, सप्त मीन्स होता है 7 द्वीपों का समूह, यानी काउंटिंग कर रहे हैं, यानी संख्यावाचक शब्द 9 7 2 3 4 इस तरह का शब्द रहेगा, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो है द्विगु समास, यानी पूर्व पद उसका क्या है, संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए, तो ये हो गया द्विगु समास। इसके बाद जो आता है वह है कर्मधारय समास। यानी कर्मधारय समास किससे कहेंगे, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से हो, कर्मधारय समास कहलाता है। यानी विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण यानी जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, यानी संज्ञा का जो या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा कैसा है, काला है। लाल घोड़ा, लाल कलम कैसा है, लाल है। तो ये हो गया आपका शब्द क्या है, विशेषण। और विशेष से क्या हो गया, विशेष से कहने से तात्पर्य यहाँ पर विशेष से हो गया संज्ञा को क्या कि जो संज्ञा शब्द उसी को हम लोग विशेष से कहते हैं, जिसकी विशेषण विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेष से कहते हैं। तो कर्मधारय समास में क्या हो जाएगा, पूर्व पद यानी पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा, और जो उत्तर पद यानी दूसरा पद जो क्या हो जाएगा, विशेष यानी कोई संज्ञा होगा। तब ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, वो कर्मधारय समास है। जैसे आप देखिए काली मिर्च, यानी क्या है, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, यानी मिर्च क्या है, संज्ञा शब्द है, और काली क्या है, जो विशेषण है, बता रहा है मिर्च कैसी है, तो काली है, यानी मिर्च की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया। और विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, मिर्च की, तो मिर्च हो गया विशेष से। तो विशेषण और विशेष से रहता है, तो मिर्च है, काली है जो मिर्च, तो ये हो गया आपका कर्मधारय समास। नील कमल, यहाँ पर दिया है नील कमल, नीला है जो कमल, यानी कमल क्या है, कैसा है, नीला है। नीला क्या है, नील यानी रंग अर्थात विशेषण बता है, और कमल क्या हो गया, संज्ञा, यानी इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये हो गया विशेष्य, यानी विशेषण और विशेष्य का यहाँ पर मेल है, तब ऐसा हो जाएगा कर्मधारय समास। बहुत ही आसान, नीला है जो कमल। अव्ययी भाव समास, इसको कैसे पहचानना है, जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद अव्यय हो, अव्यय यानी अव्यय भाव समास कहलाता है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। तो पूर्व पद अव्यय, अव्यय क्या है, ऐसा शब्द जिसका क्या कहते हैं, लिंग वचन के आधार पर उसमें कोई जो उत्पन्न ना हो, उसमें विकार में कोई उत्पन्न ना हो, उस शब्द को क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो पूर्व पद क्या होता है, इसे में अव्यय होता है, उसे हम लोग अव्यय भाव समास कहते हैं। यह वाक्य में क्या करता है, क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जैसे है यथा स्थान, यथा स्थान के अनुसार, क्या है, स्थान के अनुसार। आजीवन यानी पूर्व पद क्या है, यहाँ पे जीवन भर, इसका अर्थ हो गया जीवन भर, जो क्या है यहाँ पे क्या है ये, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अव्यय भाव समास कहते हैं। नेक्स्ट है
बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किससे कहेंगे? जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है। इसका मतलब हो गया इसमें दोनों पद में कोई प्रधान नहीं, ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, ये भी आपको याद रखना है। ऐसा भी क्वेश्चन रहता है कि कौन सा समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। तो क्या होगा, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है तो इसका अर्थ हो गया कि ये नया एक अर्थ लेकर आएगा, तीसरा एक शब्द निकालेगा, एक नया अर्थ बनेगा, तब जाके होगा ये बहुब्रीहि समास। इसलिए बताया गया माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे महात्मा, महात्मा एक शब्द है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जब इसका समास विग्रह करेंगे, महान आत्मा है जिसकी, अर्थात ऊंची आत्मा वाला। अर्थात के बाद जब हम ये लिखते हैं या अर्थात वह लिख देंगे, तब वह क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, यानी तीसरा कोई, यानी जो हम देख रहे हैं वो नहीं, वो तीसरा कोई। जैसे नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, अर्थात शिव जी का कंठ नीला है, तो नीलकंठ कहने से किसे संबोधित करते हैं? शिव जी को। एक नया अर्थ निकल का या तीसरा शब्द आया, इसलिए क्या कहेगा? बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसी तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है समास, ये कौन सा समास है? समास विग्रह पे, यानी समास विग्रह के अनुसार समास का नाम भी क्या होता है? बदल सकता है। कर्मधारय समास है कि बहुब्रीहि समास है, इसमें कन्फ्यूजन होता रहता है, तो देखेंगे उसका समास विग्रह किस तरह से किया गया है, इसके आधार पे है। तो आगे देखते हैं, कुछ एमसीक्यू है इसके ऊपर, देखते हैं। पहले आप खुद करने की कोशिश करें, फिर आंसर से भी चेक करें कि आप कितना ये हो रहा है, कर पा रहे हैं। इसमें है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? दोनों पद क्या होता है? अप्रधान। यहाँ पे ये हो जाएगा द्वंद्व, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष और बहुब्रीहि। जिस समास के दोनों पद अप्रधान, दोनों पद अप्रधान मतलब ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, पूर्व पद और उत्तर पद। तो द्वंद्व में हम लोग देखते हैं दोनों पद प्रधान है। द्विगु है यानी इसमें संख्यावाचक होता है, तो दूसरा पद क्या होता है? प्रधान है। तत्पुरुष है जिसमें दूसरा पद प्रधान है। और बहुब्रीहि हमने बताया था, बहुब्रीहि में क्या होता है? कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये तीसरा अर्थ लेकर के आता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि, यानी आपका जो 4 नंबर जो है ये क्या है? आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय, इसमें कौन सा समास है? तो बताया द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय है। तो सबसे पहले जितेंद्रिय है, तो इसका समास विग्रह करेंगे। तो समास विग्रह करेंगे, क्या होगा? जितेंद्रिय, जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया हो उसे कहते हैं जितेंद्रिय। अर्थात बुद्ध, भगवान बुद्ध, इसलिए भगवान बुद्ध, यानी तीसरा अर्थ, एक नया अर्थ निकल के आया, तो हो गया जितेंद्रिय। यानी इस तरह के समास को क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा ये? नंबर 2 बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है, देशभक्ति में कौन सा समास है? देश में बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्विगु समास है। देशभक्ति, इसका भी समास विग्रह कीजिए। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, यानी इसमें क्या है? भक्ति, यानी दूसरा पद क्या है? प्रधान है। देश के लिए जो क्या है? विभक्ति चिन्ह के लिए, तो किस में आ जाएगा? ये होगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा, दूसरा पद प्रधान है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु क्या बताया था? जो क्या होगा? पहला जो पूर्व पद है वो क्या होगा? संख्यावाचक द्विगु में। तो द्विगु में क्या है? जो समास का उदाहरण कौन सा है? उदाहरण बताया, अन्वय है, दिन रात है, चतुरानन है, त्रिभुवन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? त्रिभुवन। क्या होगा? त्रिभुवन, यानी 3 भुवनों का समाहार, 3 संसारों का समाहार, 3 भुवनों का समाहार, त्रिभुवन। यही क्या है? द्विगु समास। 3 मतलब 3, यानी संख्यावाचक शब्द। त्रिभुवन क्या होता है? द्विगु समास। नेक्स्ट देखते हैं, कन्यादान में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय, कौन सा? कन्यादान। कन्यादान अर्थात कन्यादान का क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे। कन्या का दान, कन्यादान मीन्स कन्या का दान, यानी इसमें क्या है? दूसरा पद, यानी का जो शब्द है क्या है? विभक्ति चिन्ह है, का के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा पद क्या है? प्रधान है, दान शब्द है। तो बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु समास क्या होगा? तो दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है, किसमें? तत्पुरुष में। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? नंबर 2 तत्पुरुष है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्यय भाव। युधिष्ठिर इसका मतलब है युद्ध में जो स्थिर है, युद्ध में जो स्थिर हो उसे कहते हैं युधिष्ठिर। अर्थात युधिष्ठिर इसको देख करके जोड़ा जाता है, तो इसमें से कौन सा होगा? विशेष अर्थ लेकर आया है, तो क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। इसके बाद है मुख दर्शन में कौन सा समास है?
द्विगु, द्वंद, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, मुख दर्शन, यानी इसका भी समास विग्रह कीजिए। क्या होगा? मुख दर्शन, यानी मुख का दर्शन, मुंह का दर्शन यानी मुख का दर्शन, यानी क्या है? का विभक्ति चिन्ह से जुड़ा हुआ है। इस तरह से दर्शन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? यानी प्रधान क्या है? दर्शन, यानी उत्तर पद। तो क्या हो जाएगा? ये तत्पुरुष समास होगा, यानी इसका उत्तर पद है दर्शन, ये क्या है? प्रधान है। आजन्म में कौन सा समास है? यहाँ पे है आजन्म। इसका मतलब क्या होगा? इसका जब समास विग्रह करेंगे, जन्म से, यानी आ जो शब्द क्या है? अव्यय भाव है, तो अव्यय शब्द आ गया आजन्म, यानी जन्म से। तो ये क्या हो जाएगा? ये अव्यय भाव समास हो जाएगा, ये अव्यय भाव समास होगा। नेक्स्ट है कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय जिसमें बताया था विशेषण और विशेष्य होता है, यानी जो संज्ञा शब्द के विशेषता बताता है, दो शब्दों का मेल जिसमें विशेषण और विशेष्य होगा, दोनों पूर्व पद और उत्तर पद। तो क्या है? कृष्णार्पण, क्षत्रिय धर्म, का पुरुष, गिरह कट। इसमें है कर्मधारय, यानी विशेषण विशेष्य खोजना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा का पुरुष। का पुरुष क्या होगा इसका सही उत्तर? का पुरुष का अर्थ क्या होता है? कायर पुरुष, यानी पुरुष कैसा है? कायर है, यानी यहाँ पे पुरुष क्या हो जाएगा? उत्तर पद जो है विशेष से है, कायर क्या है? उसकी विशेषता बता रहे हैं, विशेषण। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? नंबर 3 का पुरुष। क्या होगा? कर्मधारय समास। यथेष्ट, यथेष्ट में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या अव्यय भाव समास। यथेष्ट, यथेष्ट का फिर समास विग्रह करेंगे, फिर पता चलेगा कि कौन सा समास है। यथा इष्ट, जितना चाहिए। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? यथेष्ट, यथा इष्ट, जितना चाहिए उतना। तो क्या हो जाएगा? अव्यय भाव, यानी क्या है? यथेष्ट, इसलिए क्या है? ये हो जाएगा अव्यय भाव समास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? यानी यहाँ पे दिखाया गया जो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास यानी तत्पुरुष कहने से हो गया, दूसरा पद क्या है? प्रधान है। तो देखेंगे या विभक्ति चिन्ह होता है, सुख दुख, प्रतिदिन, कष्ट साध्य और नील कमल। तो कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा, जैसे है नील कमल, ये तो हो जाएगा कर्मधारय समास। कष्ट साध्य, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, कष्ट से साध्य, से विभक्ति से क्या जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास का नंबर 3 कष्ट से साध्य। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? इसमें देखना है कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। जैसे है दाल रोटी, दाल और रोटी, यानी ये क्या हो गया? द्वंद्व समास सही है। पंचानन, 5 है जिसके आनन अर्थात शिव, यानी ये भी क्या है? सही है, विशेष अर्थ लिए हुए हैं। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय, यानी यहाँ पे क्या है? ये गलत है। पुस्तकालय मीन्स पुस्तक और आलय, यानी अलग अलग नहीं है, ये दोनों पद प्रधान इसमें नहीं है। पुस्तकालय यानी पुस्तक का आलय, यानी आलय मीन्स घर, पुस्तक का घर, यानी दूसरा पद क्या इसमें प्रधान है? तो ये होगा तत्पुरुष समास, जिसका क्या यहाँ पे और यहाँ पे विभक्ति से जुड़ा हुआ है, जो कि गलत है। सुलोचन, सुंदर है लोचन जिसके, तो कौन सा होगा? नंबर 3 क्या मेल जो है वो सही नहीं है। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय। नेक्स्ट है जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से, उसे क्या कहते हैं? बहुत ही आसान, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष, यानी पूर्व पद जो विशेषण है और उत्तर पद विशेष, विशेषण विशेष्य का मेल होता है, उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? नंबर 4 कर्मधारय समास। निम्न में से गुरुमुखी पद में समास होगा। गुरुमुखी में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु और ये हो जाएगा द्वंद। ये क्या है? द्वंद, द्वंद्व। तो गुरुमुखी, गुरु के समान मुख, तो गुरु के समान के है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इसमें? मुख, यहाँ पर प्रधान है दूसरा पद, तो हो जाएगा यहाँ पे है जिसका अर्थात वह, तब हो जाएगा बहुव्रीहि, यानी गुरु के समान मुख है जिसका अर्थात वह, तब होगा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण। द्विगु, द्विगु मतलब क्या हो जाएगा? जो संख्यावाचक, यहाँ पर त्रिभुवन, त्रिनेत्र, एक दंत, दशानन, सभी में तो देख रहे हैं, लेकिन ये विशेष अर्थ लिए हुए हैं, इसीलिए इसको नहीं। दशानन इसमें भी तो है, लेकिन पहला पद 10 है यहाँ पे, दशानन में 10 है। आनंद जिसके अर्थात वह बहुव्रीहि हो जाएगा। एक दंत, यानी ये श्री गणेश के लिए यहाँ पर आया, तो इसीलिए एक तो है लेकिन ये बहुव्रीहि समास कहलाएगा। एक दंत किसके लिए? विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। त्रिनेत्र, 3 नेत्र मतलब अर्थात शिव, तो हो जाएगा यहाँ पर 3 तो है पहला, लेकिन ये द्विगु नहीं कहलाएगा। लेकिन त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार, यानी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर नंबर 1 त्रिभुवन। अनुचित में समास है। अनुचित जो उचित ना हो, अनुचित यानी अ यहाँ पे, न उचित, अनुचित, तो हो जाएगा ये अव्यय भाव समास। क्या हो जाएगा ये? नंबर 4 अव्यय भाव
समास। नेक्स्ट है माता पिता में समास है। माता पिता, तो माता पिता यहाँ क्या है, दोनों पद प्रधान है, माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, तो माता और पिता दोनों पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, नंबर 2 द्वंद्व समास। किस शब्द में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास यानी विशेषण और विशेष्य का जो मेल होता है, जैसे महाराजा, देवकी नंदन, चंद्रचूड़, त्रिलोकीनाथ, यानी विशेषण और विशेष्य। तो इसमें देखते हैं जैसे, तो महाराजा जैसे है, महाराजा यानी महान राजा, तो महान क्या है, विशेषण शब्द है, राजा यानी राजा क्या है, संज्ञा यानी विशेष्य है, तो महान राजा, तो यही इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। लेकिन इसमें क्या एक विशेष अर्थ लिए हुए, इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 1 महान राजा। नेक्स्ट है ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह है। ऋण मुक्त, ऋण मुक्त का समस्त यानी इसका समास विग्रह करना है। तो ऋण मुक्त का समास विग्रह क्या हो जाएगा, ऋण मुक्त, ऋण की मुक्ति, ऋण और मुक्त, ऋण से मुक्त। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऋण से मुक्त। क्या हो जाएगा, ऋण से मुक्त, अर्थात से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो तत्पुरुष समास भी होगा, तो ऋण से मुक्त। सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4। बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, यानी यहाँ पे देखना है बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बहुब्रीहि मतलब क्या होता है, जिसका कोई पद प्रधान ना हो, लेकिन जो एक विशेष अर्थ लिए होता है, यानी तीसरा पद आता है नहीं आता। यहाँ पे क्या है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, यानी पंसेरी, बारहसिंघा, कुसुमायुध, दीर्घबाहु, यानी जो उदाहरण नहीं है। तो इसमें क्या है, सभी का जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो सभी यहाँ पे घ होगा, बारहसिंघा, तो इसका भी दीर्घबाहु यानी ये विशेष अर्थ लिए है, कुसुमायुध विशेष अर्थ लिए है, या पंसेरी ये है, और एक क्या है, बारहसिंघा, यानी इसका जैसे यहाँ पर देख रहे हैं बारहसिंघा के इस समास विग्रह बारहसिंघ, लेकिन जब हम स्पष्ट करेंगे बारहसिंघा यानी बारह सिंह जिसके अर्थात हुआ, यानी एक एनिमल कर लेंगे बारहसिंघा, तब क्या हो जाएगा, ये बहुब्रीहि हो जाएगा। और यदि ऐसे सिंपल में लेते हैं बारहसिंह, तब क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि नहीं होगा। लेकिन इसका सही उत्तर क्या है, पंसेरी। पंसेरी क्या हो जाएगा, इसका जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, लेकिन बहुत जगह आपको ये मिलता है, तो आपका करेक्ट आंसर ये होगा। हालांकि यहाँ पर आपको ये दिखाएगा। नेक्स्ट है रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है। द्विगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय या द्वंद्व। रघुपति किस समास का, जब रघुपति का हम क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे। रघुपति अर्थात रघु का पति, रघु मीन्स रघुकुल का पति, तो हो जाएगा किसके लिए ये आता है शब्द, ये आता है श्री राम के लिए रघुपति। तो विशेष अर्थ लिए है, तो क्या होगा, ये बहुब्रीहि समास होगा, यानी नंबर 2 क्या इसका सही उत्तर होगा। स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है। स्त्री पुरुष यानी अव्ययभाव, कर्मधारय, द्वंद्व और द्विगु। स्त्री पुरुष यहाँ पे क्या है, दोनों पद प्रधान है, स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष जब इसका विग्रह करेंगे क्या होगा, स्त्री और पुरुष, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास, यानी नंबर 3 क्या इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। इसमें किस में बहुब्रीहि समास है, चौराहा, शताब्दी, पंसेरी और पंजाब। किसमें बहुब्रीहि, बहुब्रीहि मतलब हो गया दोनों पद प्रधान नहीं है, और एक नया अर्थ तीसरा शब्द आता है, इसमें हो जाएगा पंजाब क्या है, बहुब्रीहि समास है। पंजाब, पंजाब मतलब हो गया 5 नदियों का समूह का जो स्थान होता है, जो राज्य, उसको कहते हैं पंजाब। 5 नदियों के संगम स्थल जो जहाँ पे स्थान है जो बहता है, तो ये हो जाएगा आपका नंबर 4 यानी पंजाब। उपकूल में कौन सा समास है, उपकूल, उपकूल, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव, तत्पुरुष। उपकूल का जब समास विग्रह करेंगे क्या होगा, कूल के नज़दीक, यानी कूल मतलब किनारा, किनारे के नज़दीक, यानी उप, यहाँ पे उपकूल, तो क्या हो जाएगा, ये अव्ययभाव समास हो जाएगा, नंबर 3 अव्ययभाव समास। इसके बाद है चौराहा शब्द में कौन सा समास है। चौराहा, चौराहा जैसे पहले दिखाया गया कि यहाँ पे चौराहा मैंने 4 रास्तों का समाहार, जब समास विग्रह करेंगे 4 क्या है, नंबर संख्या, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। नंबर 1 इसका क्या है, सही उत्तर है। समास का अर्थ क्या है, जब आप समास का पूछा अर्थ क्या है, विच्छेद, नवीन अर्थ, संक्षेप और विस्तार। समास मतलब या 2 या 2 से अधिक शब्दों का एक साथ जो मिलाकर लिखते हैं उसका अर्थ हो जाएगा संक्षेप। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, संक्षेप। विच्छेद नहीं, विच्छेद मतलब हो गया अलग करना, अलग मतलब समास विग्रह, लेकिन यहाँ पूछा गया है समास, समास मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप। नेक्स्ट है परमेश्वर शब्द में समास है। परमेश्वर
तत्पुरुष द्विगु अव्ययभाव या कर्मधारा है। परम ईश्वर, परम ईश्वर, परम है जो ईश्वर, यानी ईश्वर कैसा है, परम है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, विशेषण और विशेष्य, और विशेषण और विशेष्य किस में होता है, कर्मधारय समास में। अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है, अनुरूप, अनुरूप मतलब हो जाएगा रूप के अनुसार, रूप के अनुसार यानी अनुरूप। तो अनु क्या है यहाँ पे, अव्यय है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अव्ययभाव समास हो जाएगा नंबर 3। इसके बाद है अंधविश्वास में समास है। अंधविश्वास यानी तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व अव्ययभाव, अंधविश्वास, इसका हम क्या करेंगे, समास विग्रह। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास, यानी विश्वास कैसा है, अंधा है, अर्थात इसमें क्या है, विशेषण और विशेष्य शब्द है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये कर्मधारय समास हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति, शक्ति, यथाशक्ति का जब समास विग्रह का यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार, तो यथाशक्ति, तो क्या हो जाएगा, ये अव्ययभाव समास यानी यथा था। नेक्स्ट है अजात शत्रु में कौन सा समास है। अजात शत्रु तत्पुरुष द्वंद्व कर्मधारय बहुव्रीहि। अजात शत्रु का जब हम समास विग्रह करेंगे, अजात शत्रु, अजात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो, यानी जो विशेष अर्थ लिए है अजात, जिसका कोई शत्रु ना हो, अर्थात हुआ तो कौन, तो युधिष्ठिर यहाँ भी आता है। युधिष्ठिर इतने अच्छे व्यक्ति थे, उसका जो व्यवहार इतना अच्छा था कि कोई उसका शत्रु ही उत्पन्न नहीं हुआ, बाद में हुआ, लेकिन पहले कोई शत्रु उसका नहीं था। इसी के लिए आ जाता है, जब देखते हैं तो अजात शत्रु का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये बहुव्रीहि समास, यानी ये विशेष अर्थ लिए है, इसीलिए हो जाएगा अजात शत्रु। तो अजात, यहाँ तक देखें कि MCQ में आपने देखा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, बहुत ही आसान था समास को समझना। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले जो वीडियो है आप तक पहुंचता रहे।